Hello students, today's lecture is about cell, class 9th, and you people have done a little bit about it in the previous class. You have done the structure of cell, etc. In this class we will be doing a little more in detail. So starting with the cell, as you know that cell is called as the structural and the functional unit of life. अब इसे स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोला जाता है? क्योंकि स्ट्रक्चर पूरा का पूरा किसी भी ऑर्गेनिज्म का एक सेल से शुरू होता है। जाइगोट जो है वो एक सेल है जो डिवाइड करके बहुत सारे सेल्स बनाता है, और फिर वो जो सेल्स हैं वो बॉडी के डिफरेंट टिश्यूज़ बनाते हैं। डिफरेंट टिश्यूज़ बनाने के बाद वो बॉडी ऑर्गन सिस्टम बनाती है, और ऑर्गन सिस्टम्स मिलके एक ऑर्गेनिज्म की बॉडी को फंक्शन करते हैं। तो एक किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो फर्स्ट स्टार्टिंग पॉइंट होता है वो सेल है, और हर स्ट्रक्चर एक बॉडी का जो है वो सेल से ही बनना शुरू होता है। तो एक सेल है, दे कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म टिश्यूज़, एंड टिश्यूज़ कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म ऑर्गन्स, ऑर्गन्स कंबाइन टुगेदर टू फॉर्म एन ऑर्गन सिस्टम, एंड ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनता है। दिस वी हैव डन इन डिटेल्स। अगर एक सेल है, जैसे आपके ब्रेन का एक सेल है, वो जुड़कर बहुत सारे सेल्स जो हैं वो क्या बनाते हैं? नर्वस टिश्यू। नर्वस टिश्यू से बनता है आपका ऑर्गन ब्रेन, और ब्रेन जैसा ही एक और ऑर्गन होता है स्पाइनल कॉर्ड और नर्व्स, और ये सारे जो हैं वो तुम्हारा क्या बनाता है? नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम और डाइजेस्टिव सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम, सारे सिस्टम्स मिलके क्या बनाएंगे? आपकी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स। और ये सारे पार्ट्स जो हैं दे रन टुगेदर एंड दे विल स्टार्ट फंक्शनिंग एज एन ऑर्गेनिज्म। अब जो सेल्स हैं उसके बारे में सबसे पहले आपको करनी है सेल थियोरी। जो सेल थियोरी है इट वाज गिवन बाय फर्स्ट ऑफ ऑल श्वान एंड शेल्डन, और उन्होंने इसमें ये बोला था दैट एवरी ऑर्गेनिज्म इज़ कंपोज्ड ऑफ सेल्स एंड देयर प्रोडक्ट्स। और सेल जो है वो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल्स बाय डिविजन, एंड द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल, like that is every organism starts its life as a single cell. This is all about your cell theory. अब जो तुम्हारे organisms होते हैं उनको सेल के बेसिस के ऊपर हम डिफरेंट कैटेगरीज के अंदर डिवाइड करते हैं। We have unicellular cells and we have multicellular cells. फर्स्ट कैटेगरी इज़ बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ सेल्स। अगर एक ऑर्गेनिज्म के अंदर एक ही सेल है, फॉर एग्जाम्पल एज इन अमीबा एंड इन प्रोटोजोआ, वी कॉल दीज काइंड ऑफ सेल्स एज यूनिसेलुलर सेल्स। और जब एक ऑर्गेनिज्म बहुत सारे सेल्स से बना हुआ होता है, फॉर एग्जांपल मैन हैं, प्लांट्स हैं, देन दे आर कॉल्ड एज द मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। और जो ग्रुप ऑफ सेल्स हैं हैविंग विच हैव केम सेम ओरिजिन और जो एक जैसा फंक्शन परफॉर्म करते हैं उनको हम टिश्यू बोलते हैं। अब जो सेल्स हैं वो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, और ये हमारी बॉडी के फंक्शनल यूनिट्स ऑफ लाइफ भी हैं। उसका कारण ये है, इसको हम फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ क्यों बोलते हैं सेल को? उसका कारण ये है कि एवरी लिविंग सेल हैज़ द कैपेसिटी टू डू सर्टन बेसिक फंक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। फॉर एग्जांपल रेस्पिरेशन, एक सेल के अंदर रेस्पिरेशन भी होगी। एक सेल जो है उसके अंदर एक दो ऐसा ऑर्गेनेले होता है कि वो खाना बनाता है। फॉर एग्जांपल आपने पढ़ा है क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट एक सेल के अंदर पाए जाते हैं। और रेस्पिरेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फूड टू गेट एनर्जी दैट इट टेक्स प्लेस इन माइटोकॉन्ड्रिया। न्यूक्लियस जो है वो आपके सेल का कंट्रोल सेंटर है। तो बहुत सारे फंक्शंस आपकी बॉडी के जो हैं वो सारे एक सेल के अंदर, मतलब वैसे सिमिलर फंक्शंस एक सेल भी परफॉर्म कर सकता है। तो क्योंकि सेल आपकी बॉडी की सबसे छोटी एंटिटी है, देयरफॉर सेल इज कॉल्ड एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। और इसको क्योंकि इसके जो स्ट्रक्चर है बॉडी का एक सेल से बनता है, इट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। और क्योंकि ऑल द फंक्शंस दैट आर परफॉर्म बाय अ बॉडी कैन बी परफॉर्म बाय अ सेल ऑल्सो, देयरफॉर इट इज़ कॉल्ड एज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। तो अब जो तुम्हारा जो सेल है वो उसकी अगर हम स्टडी करें तो आपकी पहली हमने कैटेगराइजेशन करी यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बेसिस के ऊपर। अब जो दूसरी कैटेगरी आती है वो आती है कि आपके सेल की जो फॉर्मेशन है या जो आपके सेल का स्ट्रक्चर है उसके बेसिस के ऊपर हमारे पास दो तरीके के सेल आते हैं। एक होते हैं प्रोकैरियोटिक सेल्स और एक होते हैं यूकैरियोटिक सेल्स।
जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, जैसे कि आपने छोटी क्लासेस के अंदर किया था, जो प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं दे आर एक्सट्रीमली स्मॉल इन साइज़, वो 1 से लेकर 10 माइक्रोमीटर के बराबर साइज़ होता है, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स थोड़े बड़े होते हैं, उनका जो साइज़ होता है वो 5 से लेकर 100 माइक्रोमीटर के बराबर होता है। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर कोई भी सेल ऑर्गेनेले नहीं होता है, दैट इज़ दे डू नॉट हैव माइटोकॉन्ड्रिया, दे डू नॉट हैव क्लोरोप्लास्ट, दे डू नॉट हैव एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। उनके अंदर सिर्फ राइबोसोम्स होते हैं जो कि प्रोटीन्स बनाने का काम करेंगे, जबकि यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर हर प्रकार का जो सेल ऑर्गेनेले हम पढ़ते हैं एक सेल के एसेंशियल पार्ट्स के अंदर, वो सारे के सारे इसके अंदर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता है। जैसे ये एक यूकैरियोटिक सेल है, इस यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपका एक वेल डिफाइंड न्यूक्लियस है, जहाँ पर कि न्यूक्लियस के इर्द गिर्द एक मेम्ब्रेन बनी है। इस मेम्ब्रेन ने इस न्यूक्लियस को पूरे सेल से अलग कर दिया है। अब क्योंकि इस मेम्ब्रेन ने इसको पूरे सेल से अलग किया है, तो ये न्यूक्लियस की एक बाउंड्री डिफाइन हो गई है, इसीलिए इसको हम बोलते हैं मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। और बाकी अगर आप ऑर्गेनेले देखते हो, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर भी हमने ये बनाई है, आप तो ये लाइसोसोम के अंदर भी हमने एक बाउंड्री बनाई है। तो जो यूकैरियोटिक सेल्स होते हैं उनमें मेम्ब्रेन बाउंड वेल डिफाइंड ऑर्गेनेलेज होते हैं, जबकि प्रोकैरियोटिक सेल्स के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है। एक और बहुत बड़ा डिफरेंस जो है कि प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर एक ही क्रोमैटिन थ्रेड होता है, यानी कि डीएनए का एक ही धागा या स्ट्रैंड होता है जो कि न्यूक्लियस का काम करता है, जबकि यूकैरियोटिक के अंदर देयर आर मेनी क्रोमैटिन थ्रेड्स, और ये थ्रेड्स जब सेल ने डिवाइड करना होता है उससे पहले ये क्रोमोसोम्स में बदल जाते हैं। तो एक प्रोकैरियोटिक सेल कंटेन्स ओनली वन सिंगल थ्रेड ऑफ डीएनए, वेयर एज अ यूकैरियोटिक सेल कंटेन्स मेनी क्रोमैटिन स्ट्रैंड्स। सो इस हिसाब से भी जो प्रोकैरियोटिक सेल्स हैं दे डू नॉट हैव अ वेल डिफाइंड न्यूक्लियस। Rest you know about the difference between prokaryotic and eukaryotic cell, and then we move on to the cell itself। एक सेल जो है उसकी डिफरेंट शेप्स हो सकती हैं। वो एक स्पिंडल शेप सेल इस प्रकार से होते हैं, जो ऊपर और नीचे से पतले होते हैं और बीच में बड़े होते हैं। तो ये सेल जो है ये बेसिकली एक मसल सेल का टाइप है। तो मसल के सेल इस प्रकार के हो जाएंगे। आरबीसीज जो होते हैं वो गोल होते हैं। डब्ल्यूबीसीज अपनी शेप चेंज कर सकते हैं। तो एक सेल जो है वो अपनी डिफरेंट शेप्स के ऊपर होता है। और नाउ वी मूव ऑन टू द मेन स्ट्रक्चर ऑफ द सेल। अगर हम इस सेल के एक सिंप्लीफाइड स्ट्रक्चर या डायग्राम को देखें, तो ये जो ब्लू कलर की लाइन है ये आपकी आउटर मेम्ब्रेन है, दिस इज़ कॉल्ड एज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में अभी हम थोड़ी देर में डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये जो ब्राउन कलर की बाउंड्री है ये न्यूक्लियस की मेम्ब्रेन है। ये दो जो मेम्ब्रेन्स होती हैं ये दो मेम्ब्रेन्स होती हैं, तो इसलिए जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो डबल वॉल्ड होती है। और इसके बीच में कहीं कहीं पर जो वॉल है उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं, और इन होल्स को हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। न्यूक्लियस के अंदर एक बड़ी सी गोल बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं, और जो तुम्हारा न्यूक्लियोलस होता है वो आरएनए बनाने का काम करता है। उसके बाद इसके न्यूक्लियस के साइटोप्लाज्म को हम न्यूक्लियोप्लाज्म बोलते हैं, और इसके अंदर बहुत सारे डीएनए के थ्रेड्स होते हैं जिनको हम क्रोमैटिन थ्रेड्स बोलते हैं। विल डिस्कस अबाउट न्यूक्लियस अ लिटिल व्हाइल फ्रॉम नाउ। उसके बाद ये जो ऐसा करके एक बना है, दिस इज़ कॉल्ड एज एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। नीचे जो न्यूक्लियस की तरफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है उसके ऊपर छोटे छोटे डॉट लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम राइबोसोम्स बोलते हैं, जो प्रोटीन्स बनाने का काम करते हैं। देन वी हैव दीज, इनको बनाने के लिए हम इस प्रकार से लाइनें बनाते हैं और यहाँ पे छोटे छोटे गोले 2-3 बना देते हैं। दे आर कॉल्ड एज गोल्जी बॉडीज़। ये हमारे सेल की कुरियर होती हैं जो कि डिफरेंट प्रोडक्ट्स मेड बाय द सेल को पैकेज करके जहाँ जहाँ उनकी ज़रूरत होती है सेल के अंदर वहाँ पर डिस्पैच करने का काम करती हैं। देन यू आर ऑल फेमिलियर विद माइटोकॉन्ड्रिया विच इज़ कॉल्ड एज द पावर हाउस ऑफ द सेल, क्योंकि खाने का यहाँ पर ब्रेक डाउन होता है। ग्लूकोज इज ब्रोकन डाउन टू रिलीज एनर्जी इन द फॉर्म ऑफ ATP. You have done all this, a little bit about this. The structure is a little familiar to you because you have studied it in 8th class.
नाउ वी मूव ऑन टू द प्लांट सेल। आपका जो प्लांट सेल होता है वो उसके अंदर थोड़े से चेंजेस हैं। एनिमल सेल के अंदर एक वॉल होती है, प्लांट सेल के अंदर दो दीवारें हैं। पहली, द आउटर वन इज कॉल्ड एज सेल वॉल एंड द इनर वन इज कॉल्ड एज द सेल मेम्ब्रेन या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल वॉल जो है वो रिजिड होती है और जो सेल वॉल है वो इसको सेल को एक डेफिनेट शेप देने का काम करती है। इसके अंदर ये ब्लू कलर का जो बड़ा सा स्ट्रक्चर है, दिस इज़ कॉल्ड एज वैक्यूल। पूरे सेल के अंदर इस वैक्यूल ने जगह घेरी हुई होती है और इस वैक्यूल के अंदर जो प्लांट है वो पानी और डिफरेंट मिनरल्स को स्टोर करने का काम करता है। यहाँ पर सेल का जो न्यूक्लियस है, क्योंकि न्यूक्लियस ने काफ़ी जगह घेरी है सेल की, इसलिए जो न्यूक्लियस है दैट इज़ पुश्ड टू अ साइड एंड दिस न्यूक्लियस इज़ अगेन डबल वॉल। इसके अंदर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन्स हैं, इसके अंदर न्यूक्लियोलस है, न्यूक्लियर पोर है। द स्ट्रक्चर इज सेम एज दैट इन द प्रोकैरियोटिक सेल्स। और ये आपका एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये आपकी गोल्गी बॉडीज़, ये आपका माइटोकॉन्ड्रिया। सेल के अंदर एक प्लांट सेल के अंदर एक स्पेशल तरीके का ऑर्गेनेले होता है जिसको हम प्लास्टिड बोलते हैं। और क्लोरोप्लास्ट इज़ अ टाइप ऑफ प्लास्टिड। क्लोरोप्लास्ट क्या करता है वो आपको पता है, क्लोरोफिल उसके अंदर होती है जिससे कि ये फोटोसिंथेसिस करता है। सो दिस इज़ एज फार एज योर प्लांट सेल एंड एनिमल सेल के बेसिक स्ट्रक्चर्स या डायग्राम्स आर कंसर्न। नाउ वी विल बी डिस्कसिंग द डिफरेंट ऑर्गेनेलेस वन बाय वन। नाउ इन ऑर्डर टू स्टार्ट, सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि एक सेल के बेसिक कंपोजिशन में क्या है। एक जो सेल है उसके हर सेल के अंदर तीन बेसिक पार्ट्स होंगे। एक होगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन, दूसरा होगा साइटोप्लाज्म और तीसरा होगा न्यूक्लियस। प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसी भी सेल के अंदर, वेदर इट इज़ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक, एनिमल सेल, प्लांट सेल, किसी भी प्रकार का सेल है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल प्लाज्मा मेम्ब्रेन का मतलब ये है कि जो आपकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो कुछ चीज़ों को अंदर आने देगी, कुछ चीज़ों को नहीं आने देगी। ये सिलेक्टिवली परमिएबल है, ये सिलेक्ट करके परमिशन देती है कि किस चीज़ को अंदर आना है। ये हार्मफुल सब्सटेंसेस लाइक माइक्रो ऑर्गेनिज्म, लाइक पॉइजनस सब्सटेंसेस को सेल के अंदर नहीं आने देती है और यूजफुल सब्सटेंसेस लाइक ग्लूकोज, ऑक्सीजन, डिफरेंट न्यूट्रिएंट्स, यूजफुल चीज़ों को वो सेल के अंदर आने देती है, इसीलिए हम इसको सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। अब सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन होने के साथ साथ इसके स्ट्रक्चर को अगर हम स्टडी करें तो इसके जो स्ट्रक्चर, जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसको हम सैंडविच मॉडल बोलते हैं। ऐसे तो बहुत सारे स्ट्रक्चर्स हैं पर हम एक बेसिक सा मॉडल करेंगे जिसको हम सैंडविच मॉडल बोलते हैं। कोई भी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड्स नाम के मॉलिक्यूल से बनी होती है। फॉस्फोरस से, लिपिड्स मतलब फैट्स। तो अगर मैं एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर बनाऊं तो इस प्रकार से ये फॉस्फोलिपिड का एक मॉलिक्यूल है। तो इस प्रकार से ये फॉस्फोलिपिड्स के मॉलिक्यूल्स दो लेयर्स में लगे होते हैं, एक अंदर की तरफ और एक बाहर की तरफ, और बीच में इनके एक स्पेशल कुछ प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं जिनको हम कैरियर प्रोटीन बोलते हैं। इनको कैरियर प्रोटीन इसलिए बोला जाता है कि सेल के अंदर और बाहर से सामान को आने जाने के लिए फैसिलिटेट करती है। मतलब ये कि अगर ग्लूकोज के मॉलिक्यूल को सेल के बाहर से अंदर आना है तो कैरियर मॉलिक्यूल जो है या कैरियर प्रोटीन जो है वो मदद करेगी इसको शिफ्ट करने में बाहर से अंदर, और अंदर से सामान को बाहर पहुंचाने में कैरियर प्रोटीन्स का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो ये बेसिकली एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन का स्ट्रक्चर है जिसको हम डबल लेयर सैंडविच मॉडल भी बोलते हैं। डबल लेयर सैंडविच मॉडल में आपको ये चीज़ याद रखनी है कि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो फॉस्फोलिपिड से बनती है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होती है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन का जो काम है वो ये है कि अंदर से चीज़ों को बाहर और बाहर से अंदर की मूवमेंट को फैसिलिटेट करना। नंबर 2, इट प्रोटेक्ट्स द सेल। इट प्रोटेक्ट्स द सेल फ्रॉम अटैक ऑफ डिफरेंट माइक्रो ऑर्गेनिज्म या हार्मफुल सब्सटेंसेस। क्योंकि ये एक आउटर कवरिंग है तो आउटर कवरिंग का काम ये होता है कि वो सेल को प्रोटेक्ट करेगी हर तरीके की, उससे वो वाटर लॉस को भी नहीं होने देगी, अंदर से एक्स्ट्रा पानी को वो
अगर ज़रूरत नहीं है तो वो पानी को बाहर जाने की नहीं देगी। तो अगर हमें इस क्लास के अंदर 9th क्लास के अंदर आपको हर ऑर्गेनेले का जो स्ट्रक्चर है उसको बड़े ध्यान से करना है, और उसके बाद आपने हर उसके ऑर्गेनेले के जो फंक्शंस हैं उनको बड़े अच्छे से करना है। तो अगर हम फंक्शंस ऑफ प्लाज्मा मेम्ब्रेन करें तो प्लाज्मा मेम्ब्रेन परमिट्स द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सर्टेन मटेरियल्स इन द सेल and it also prevents movement of other materials. Therefore, cell membrane is called as selectively permeable membrane. अब जो तुम्हारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन है इसके अक्रॉस जो चीज़ें मूव करती हैं वो डिपेंडिंग ऑन द नेचर ऑफ सब्सटेंस तुम्हारी जो चीज़ें हैं वो दो प्रकार से मूव करती हैं। एक है डिफ्यूजन और दूसरा है ऑस्मोसिस। डिफ्यूजन जो होती है, अगर आपको थोड़ी सी याद हो, डिफ्यूजन इज़ मूवमेंट ऑफ अ सब्सटेंस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। मतलब अगर एक जगह पे धुआं है तो वो धुआं सब जगह फैलेगा, क्योंकि जिस पॉइंट पे धुआं जनरेट हो रहा है, जहाँ आग लगी है, वहाँ धुएं की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, सो इट विल मूव फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। अगर आप एक ग्लास के अंदर पानी लेकर उसके अंदर थोड़े से कलर्ड बीड्स डाल दो, कलर्ड क्रिस्टल्स डाल दो, तो वो क्रिस्टल्स का जो कलर है वो नीचे गहरा होता है और धीरे धीरे हम देखते हैं कि वो रंग जो है वो फैल रहा है पूरे ग्लास के अंदर, क्योंकि नीचे कॉन्सेंट्रेशन इज़ हाई और ऊपर कॉन्सेंट्रेशन इज़ लो। सो दे स्टार्ट मूविंग फ्रॉम अ रीजन ऑफ लो कॉन्सेंट्रेशन टू फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, एंड दिस हैपन्स ऑन देयर ओन। पार्टिकल्स मूव कर रहे होते हैं रैंडमली एक जगह से दूसरी जगह, और उस मूवमेंट की वजह से जहाँ पर भी उनकी कॉन्सेंट्रेशन हाई है वहाँ से वो अपनी लो कॉन्सेंट्रेशन के रीजन में जाना शुरू कर देते हैं। सो जो गैसेस हैं, कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन, ये जो दोनों चीज़ें हैं ये एक सेल के अंदर और बाहर जो है वो डिफ्यूजन से होगी। अगर आपको थोड़ा सा पता हो तो आपने ऑक्सीजन इनहेल करी, ऑक्सीजन ने सेल के अंदर जाना है, तो अंदर जाएगी वो कैसे? डिफ्यूजन से। और जो अंदर सेल के अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बन रही है वो बाहर कैसे आएगी? बाय डिफ्यूजन। तो डिफ्यूजन जो है वो नॉर्मली फ्लूइड्स के अंदर होती है, वो गैसेस के अंदर और लिक्विड्स के अंदर होती है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का जो अंदर बाहर आना है वो डिफ्यूजन के थ्रू होती है। उसके बाद हम आते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस में सिर्फ हम वाटर की मूवमेंट को नोट करते हैं। वाटर अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव करता है तो उसको हम नॉर्मल कंडीशंस में डिफ्यूजन बोलेंगे। लेकिन अगर वाटर हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन मूव करता है तो हम उसको ऑस्मोसिस बनेंगे। और ऑस्मोसिस और डिफ्यूजन में क्या फ़र्क है? ऑस्मोसिस में जो है ये मेम्ब्रेन होना बहुत ज़रूरी है, मतलब ये एक परमिट है एक जगह से दूसरी जगह जाने पर। अगर ये मेम्ब्रेन नहीं है और वाटर वैसे ही अपनी हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में मूव कर रहा है, तब हम उसको क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। रिमेंबर द बेसिक डिफरेंस बिटवीन डिफ्यूजन एंड ऑस्मोसिस इज दैट डिफ्यूजन इज मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन। डिफ्यूजन जो है वो गैसेस और लिक्विड्स दोनों के लिए एप्लीकेबल है, लेकिन जो ऑस्मोसिस है इट इज़ द मूवमेंट ऑफ ओनली वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन अक्रॉस अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन जैसे आपका, अगर हम एक किशमिश का दाना लेते हैं तो एक किशमिश के दाने के अंदर जो उसकी आउटर स्किन है वो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम कर रही है। अब क्योंकि सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है तो अगर आप किशमिश के दाने को पानी के अंदर डुबो दोगे तो पानी किशमिश के दाने के अंदर जा रहा है, बाहर पानी की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा है, किशमिश के दाने के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो हाई कॉन्सेंट्रेशन से लो कॉन्सेंट्रेशन में जाने के लिए जो भी वाटर की मूवमेंट है वो उसके छिलके के थ्रू हो रही है। तो जो छिलका है वो एक मेम्ब्रेन का काम कर रहा है, वो एक स्किन का काम कर रहा है। सो मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। और अगर जो ऑस्मोसिस है वो दो प्रकार का होगा। अगर तो सेल के
अंदर वाटर आ रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज एंडोऑस्मोसिस। और अगर सेल से पानी बाहर जा रहा है, देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्सऑस्मोसिस। अब ऐसा कब होता है? सपोज करो हम एक ग्लास के अंदर पानी लेते हैं और उस पानी के अंदर हमने किशमिश का दाना डाला। अब बाहर पानी प्योर है, मतलब कॉन्सेंट्रेशन ऑफ वाटर इज़ मोर इन द ग्लास, लेकिन किशमिश का दाना अंदर से सूखा है तो वाटर की कॉन्सेंट्रेशन अंदर कम है। अब मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन जो है वो क्या होगी? बाहर से अंदर की तरफ। अब जब पानी अंदर की तरफ सेल के जा रहा है तो क्या हो रहा है? एंडोस्मोसिस। और एंडोस्मोसिस होने की वजह से जो तुम्हारा किशमिश का दाना है वो क्या हो जाएगा? स्वेल कर जाएगा। अब ये जो सोल्यूशन पानी का है, जहाँ पर कि पानी की क्वांटिटी ज़्यादा है, दिस टाइप ऑफ वाटर सोल्यूशन इज़ कॉल्ड एज द हाइपोटोनिक सोल्यूशन। सो हाइपोटोनिक सोल्यूशन के अंदर देर इज़ मोर वाटर, लेस सॉल्ट, और मोर वाटर लेस सॉल्ट होने की वजह से एंडोस्मोसिस होगा, और एंडोस्मोसिस की वजह से जो भी सब्सटेंस है वो स्वेल कर जाएगी। अगर आप देखो तो रात को अगर मम्मा चने या राजमा भिगोती है तो चने और राजमा सुबह उठ के फूल जाते हैं। उसका कारण क्या है कि जो वाटर बाहर हमने रखा था, इट मूव्ड इनसाइड द चना और इनसाइड द राजमा बाय द प्रोसेस ऑफ एंडोस्मोसिस, और जो तुम्हारे चने या राजमा थे वो स्वेल कर गए। वो पानी का सोल्यूशन जो कि चने से बाहर था, चना एक प्रकार का सेल है, अगर आपको याद हो ये एक सीड है, सीड इज़ अ टाइप ऑफ सेल। तो जो वाटर हैज़ मूव्ड इनसाइड द सेल एंड द प्रोसेस इज कॉल्ड एज एंडोस्मोसिस, बिकॉज ऑफ दैट the cell will swell and the solution from which the water moved inside is called as the hypotonic solution. अब सपोज करो कि हम एक और सॉल्ट ले लेते हैं जिसमें हम नमकीन पानी डालते हैं। नमकीन पानी भी ऐसा कि सलाइन मतलब सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ वाटर, सैचुरेटेड सोल्यूशन ऑफ सॉल्ट का मतलब ये है कि नमक इतना ज़्यादा उसके अंदर घोल दिया है कि अब और अगर हम नमक डालें तो वो नमक घुलेगा नहीं, मतलब पानी के अंदर जितना नमक मिक्स हो सकता था हमने मैक्सिमम वो फिक्स कर दिया है। अब क्या होगा कि जब मैं इसके अंदर एक सेल डालूँगी, सेल के अंदर पानी की कॉन्सेंट्रेशन, प्लीज़ रिमेंबर द वर्ड कॉन्सेंट्रेशन। कॉन्सेंट्रेशन का मतलब ये है कि अगर अंदर पानी 80% है और बाहर जो पानी है वो 60% है, अगर यहाँ पानी 60% की कॉन्सेंट्रेशन में है और पानी यहाँ 80% में है, तो 80% पानी की कॉन्सेंट्रेशन अंदर ज़्यादा है, 60% वाले केस में पानी कम है, तो पानी अंदर से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा। जब पानी अंदर से बाहर की तरफ आना शुरू हो जाएगा तो जो तुम्हारा सेल है वो श्रिंक कर जाएगा। जब सेल श्रिंक कर रहा है, वाटर इज़ मूविंग आउट, एग्जिट हो रही है पानी की, देन इट इज़ कॉल्ड एज एक्सऑस्मोसिस। और एक्सऑस्मोसिस की वजह से ये श्रिंक होता है। जो सोल्यूशन है यहाँ पर दैट इज़ कॉल्ड एज हाइपरटोनिक सोल्यूशन। तो हाइपरटोनिक सोल्यूशन के अंदर देयर इज़ मोर सॉल्ट एंड देयर इज़ लेस वाटर। तो ये नई चीज़ है जो आपने 9th क्लास में करी है। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस जो सब्सटेंसेस की मूवमेंट है वो 3 प्रकार से हो रही है। गैसेस की बाय डिफ्यूशन, मोस्टली लिक्विड्स की अगर वो वाटर नहीं है तो डिफ्यूशन फ्रॉम हाई कॉन्सेंट्रेशन टू लो कॉन्सेंट्रेशन, अगर अंदर ज़्यादा है तो बाहर आ जाएगा, बाहर ज़्यादा है तो अंदर आ जाएगा। दूसरा जो वाटर है उसकी मूवमेंट होगी बाय ऑस्मोसिस, क्योंकि वो एक प्लाज्मा मेम्ब्रेन के सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन को पार करके जा रहा है, तो उस केस में वाटर की मूवमेंट को हम क्या बोल देते हैं? ऑस्मोसिस। और तीसरा, कुछ चीज़ों को अंदर बाहर जाना है तो उसके लिए वो क्या लेंगे? कैरियर प्रोटीन्स की मदद लेंगे, और वो जो कैरियर प्रोटीन्स हैं वो सब्सटेंस, जैसे हमने दवाई खाई है और दवाई का कोई मॉलिक्यूल सेल के अंदर पहुंचाना है तो उस मॉलिक्यूल को वो ना प्लाज्मा मेम्ब्रेन को क्रॉस करके जा सकता है बाय ऑस्मोसिस, ना वो डिफ्यूज़ करके जा सकता है। तो उस केस में जो पानी का मॉलिक्यूल मूव करेगा और जो दवाई का मॉलिक्यूल है वो एक्टिव प्रोटीन का मदद लेगा। एक्टिव प्रोटीन क्या करेगी कि उसको ट्रांसपोर्ट कर देगी बाहर से अंदर या अंदर से बाहर। So this is how the movement of substances across a plasma membrane takes place. So we have done isotonic, we have done hypertonic, we have done exosmosis, we have done endosmosis, and it is very important for you to learn the definitions of all these terms: osmosis, endosmosis, exosmosis, hypertonic solution, etc., etc.
Then we come to one more मतलब one more topic, and that is called as phagocytosis and pinocytosis. आपने अमीबा के बारे में पढ़ा होगा. जो अमीबा है वो एक सेल है, एक यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है, और क्योंकि वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म है तो इसके अंदर जब ये खाना खाएगा तो खाना खाने के लिए खाना यहाँ आता है, और ये जो तुम्हारे यूडोपोडिया फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस होती हैं ये बढ़ जाती हैं, और बढ़ने के बाद ये खाने को अपने अंदर कैद कर लेती हैं. क्योंकि खाना, फूड व्हेन इट इज टेकन इनसाइड द सेल, दिस इज कॉल्ड एज फेगोसाइटोसिस. और जब लिक्विड अंदर जाता है then it is called as pinocytosis. You don't have to do these things in details, you just have to learn the definitions of pinocytosis and phagocytosis, और example है इसकी amoeba. So now we move on to the plasma membrane. अब plasma membrane के अंदर आपको एक चीज़ को जो learn करना है, you have to do the difference between the osmosis and diffusion. So osmosis is movement of water from high concentration to low concentration. Diffusion is movement of fluids, that is gases and liquids, from high concentration to low concentration. Osmosis is movement across a semi-permeable membrane, whereas diffusion does not require a semi-permeable membrane to move it. अब आपको करना है सेल मेम्ब्रेन के बाद, सेल मेम्ब्रेन में आपने उसका स्ट्रक्चर, उसके यूजेस, मतलब उसका फंक्शन वो करने हैं, और आपने ये करना है कि सेल वॉल के स्ट्रक्चर में क्या है और प्लाज्मा मेम्ब्रेन के स्ट्रक्चर में क्या है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन में जो मूवमेंट होगी वो किस प्रकार से होगी. अब हम करेंगे सेल वॉल. सेल वॉल कहाँ पाई जाती है? सिर्फ प्लांट्स के अंदर. अब सेल वॉल की प्लांट को क्या ज़रूरत है? सेल वॉल सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए, जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन फॉस्फोलिपिड से बनी थी, सेल वॉल जो है वो सेल्यूलोज से बनती है, और सेल वॉल सेल्यूलोज से बने होने के कारण ये फुल्ली परमिएबल हो जाती है. फुल्ली परमिएबल मतलब हर किसी को छूट है अंदर आने की और बाहर आने की. ये कुछ भी चेक नहीं करती कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ रहा है कि नहीं. तो फिर सेल वॉल का फ़ायदा क्या है? सेल वॉल जो है वो आपके प्लांट के सेल को शेप देती है, और वो उसको एक रिजिड स्ट्रक्चर देती है. अब शेप और रिजिड स्ट्रक्चर की क्या ज़रूरत है? क्या ज़रूरत है प्लांट को सेल वॉल की? देखो, हमारी बॉडी के अंदर स्केलेटन है, और बोन्स और कार्टिलेजेस हमारी बॉडी को एक डेफिनेट शेप देती हैं. प्लांट के अंदर ऐसा कोई भी स्केलेटल सिस्टम नहीं होता है. और अगर हम प्लांट के सेल को देखें तो वैक्यूल जब तक टाइट रहता है, भरा हुआ होता है, सेल टाइट है, सेल टाइट होने की वजह से जो पौधा है वो उसकी शेप बिल्कुल ठीक रहती है. लेकिन कभी कभी जब हम देखते हैं कि पौधों के अंदर पानी नहीं है तो वो पौधे जो है वो मुरझा जाते हैं. मुरझाने का मतलब ये है कि जो आपके पत्ते पहले बिल्कुल स्टिफ खड़े थे अब वो ढलक जाते हैं. उसका कारण क्या हुआ कि जब पौधे को पानी नहीं मिला तो उसने अपने सेल के अंदर वैक्यूल के अंदर से सारा पानी लिया. अब जो पानी वैक्यूल का भी ख़त्म हो गया तो सेल जो है उसका साइज़ छोटा होना शुरू हो जाएगा, और जो सेल है वो श्रिंक कर जाएगा. जब सेल श्रिंक करना शुरू कर देता है, इस प्रोसेस को हम बोलते हैं प्लाज्मोलिसिस. अब अगर सेल श्रिंक करेगा तो पूरा का पूरा पौधा श्रिंक करना चाहिए. अगर उसकी प्लाज्मा मेम्ब्रेन श्रिंक कर रही है तो सेल श्रिंक कर रहा है, सेल श्रिंक कर रहा है, टिश्यू श्रिंक करेगा, टिश्यू श्रिंक करेगा तो पत्ता भी श्रिंक करना चाहिए. लेकिन जो सेल वॉल है वो एक स्टिफ फ्रेम बना के सेल को अपनी शेप में रखती है. तो पौधा सॉफ्ट हो जाता है लेकिन वो श्रिंक नहीं होता है. ठीक है, तो जो सेल वॉल है वो पौधे की शेप को मेंटेन करने का काम करती है. तो अगर हम बेसिकली सेल वॉल और प्लाज्मा मेम्ब्रेन या सेल मेम्ब्रेन के बीच में फ़र्क करें तो सेल वॉल जो है वो किससे बनी है? सेल्यूलोज से. प्लाज्मा मेम्ब्रेन जो है वो बनी है फॉस्फोलिपिड से. जो सेल वॉल है वो एक फुली परमिएबल मेम्ब्रेन है, जबकि जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो सेमी परमिएबल है. जो सेल वॉल है वो शेप देती है और उसको रिजिड करती है. प्लाज्मा मेम्ब्रेन सिर्फ ट्रांसपोर्ट को मदद करती है और दूसरा वो उसको सेल को प्रोटेक्ट करती है.
सेल वॉल भी सेल को प्रोटेक्ट करती है फ्रॉम डेसिकेशन, दैट इज़ फ्रॉम लूजिंग एक्सेस वाटर, यहाँ उसको माइक्रो ऑर्गेनिज्म का उसके अंदर अटैक नहीं होने देती है। सो दिस इज़, सो अगर हम देखें तो सेल वॉल का फंक्शन क्या है, ये प्लांट को मैकेनिकल स्ट्रेंथ देती है, ये सेल के साइज़ और शेप को मेंटेन करने में मदद करती है, ये पानी को अंदर बाहर आने के लिए मदद करती है, ये सेल की एक्सपेंशन में मदद करती है, और ये सेल को पैथोजेंस यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अटैक से मदद करती है। अब हमने करना है न्यूक्लियस। अगर हम न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर को स्टडी करें तो मैंने आपको बताया था कि न्यूक्लियस जो है वो एक डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर है, और डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर होने का मतलब ये है कि इसके इर्द गिर्द जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन है वो 2 लेयर्स में होती है, और बीच में यहाँ बीच में छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं, और इसके अंदर थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम क्रोमैटिन मटेरियल बोलते हैं। बीच में एक सॉलिड बॉडी होती है जिसको हम न्यूक्लियोलस बोलते हैं। तो एज फार एज प्लाज्मा में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट इज़ अगेन मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड्स, और ये हमारी जो एनिमल सेल है ये उसके अंदर सेंटर में या थोड़ा सा साइड पे पाई जाती है, और जो प्लांट है उसके अंदर एक साइड में शिफ्ट हो जाती है, क्योंकि वैक्यूल जो है वो काफ़ी साइड को काफ़ी जगह को घेर लेता है। अब मेम्ब्रेन जो है वो एक न्यूक्लियर एनवेलप बनाती है, उसके अंदर छोटे छोटे होल्स होते हैं जिनको हम लोग प्लाज्मा जिनको हम न्यूक्लियर पोर्स बोलते हैं। अब जो तुम्हारा न्यूक्लियर पोर्स होते हैं उसके अंदर और बाहर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल्स का काम करता है, मतलब अगर न्यूक्लियर से बाहर सामान जाना है और बाहर से अगर अंदर सामान आना है तो उसके लिए न्यूक्लियर पोर्स का इस्तेमाल किया जाता है। अब जो तुम्हारा क्रोमैटिन मटेरियल है, क्रोमैटिन मटेरियल बेसिकली इज़ मेड अप ऑफ डीएनए। डीएनए के छोटे छोटे सीक्वेंसेस को हम लोग बोलते हैं जीन्स। तो डीएनए के क्या है अंदर, जीन्स, और जीन्स क्या करते हैं आपकी बॉडी के अंदर हर कैरेक्टर को बनाने में, मतलब चाहे आपकी आंखों का रंग है, चाहे आपकी आंखों की शेप है, चाहे आपके बालों का टेक्सचर है, आपके बालों का रंग है, आपके बालों की लेंथ है, हर चीज़ इन योर बॉडी इज़ कंट्रोल्ड बाय जीन्स, एंड वेयर आर जीन्स फाउंड, जीन्स आर फाउंड ऑन द क्रोमैटिन मटेरियल। और जब आपका जो सेल है वो डिवाइड करने के लिए तैयार होता है तो जो तुम्हारा क्रोमैटिन मटेरियल है वो श्रिंक करके क्या बन जाता है, क्रोमोसोम्स। और क्रोमोसोम्स के 23 पेयर्स होता है ह्यूमंस के अंदर, और इनके अंदर 22 पेयर्स दे आर कॉल्ड एज ऑटोसोम्स एंड 1 पेयर इज़ कॉल्ड एज सेक्स क्रोमोसोम्स। सेक्स क्रोमोसोम्स 2 प्रकार के होते हैं, एक्स और वाई। एक्स मेल फीमेल्स के अंदर और एक्स वाई जो होते हैं वो मेल्स के अंदर है। तो आपका जो न्यूक्लियस है वो बेसिकली क्या काम करता है, सबसे पहले तो इसके अंदर क्योंकि डीएनए है, डीएनए के अंदर जीन्स है, तो ये पेरेंट्स से जो कैरेक्टर्स हैं वो बच्चों के अंदर ट्रांसफ़र करने का काम करता है, और उस वजह से इट इज़ कॉल्ड एज द हेरिडिटरी मटेरियल। बिकॉज जब आपका ज़ाइगोट बनता है उसमें स्पर्म is coming from your father, the egg is coming from your mother, both contain the chromosomes। sperm के अंदर father के chromosomes हैं, egg के अंदर mother के chromosomes हैं, तो दोनों मिल के जब zygote बनाते हैं तो mother और father के chromosomes आपके अंदर आते हैं, तो जो mother और father के आपके अंदर आते हैं, तो कुछ जो करेक्टरिस्टिक्स हैं वो मदर के एग्जिबिट होते हैं आपके अंदर, और कुछ करेक्टरिस्टिक्स आपके फादर के आपके अंदर एग्जिबिट होते हैं। तो जो तुम्हारे क्रोमोसोम्स होते हैं they are chromatin threads, and chromatin threads they are called as the genetic material, hereditary material, which are transmitted which transmit the various characters from the parents to the children। प्लस आपका जो क्रोमोसोम होते हैं या जो तुम्हारा न्यूक्लियस होता है उसके अंदर बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है कि सेल को किस प्रकार से प्रोटीन बनानी है, और वो प्रोटीन्स जो कि राइबोसोम्स बनाने का काम करते हैं उसकी जितना भी कोड आता है या जितनी भी मतलब एक तरीके की प्रोसेस है कि इस प्रोटीन को बनाने के लिए क्या प्रोसेस फॉलो करना है, उसकी सारी इंस्ट्रक्शंस जो हैं वो न्यूक्लियस से आती हैं। सेल के अंदर जो भी एक्टिविटी होती है उसको, जैसे आपकी बॉडी के अंदर ब्रेन आपकी हर एक्टिविटी को कंट्रोल कर रहा है, उसी तरीके से जो न्यूक्लियस है वो आपके सेल की हर एक्टिविटी को कंट्रोल करता है। सो इट इज़ ऑल्सो कॉल्ड एज द रेगुलेटिंग अथॉरिटी, या इट इज़ कॉल्ड एज द कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। और उसके बाद आपका जो ऑर्गेनेले आता है दैट इज़ कॉल्ड एज द साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म जो है वो एक जेली लाइक स्ट्रक्चर से बना हुआ होता है,
और ये इसके अंदर सारे सेल ऑर्गेनेल्स जो है एम्बेडेड होते हैं और इसके अंदर बहुत सारे डिज़ोल्व मटेरियल्स होते हैं. फॉर एग्ज़ाम्पल डिफरेंट टाइप्स ऑफ शुगर्स, डिफरेंट टाइप ऑफ जो भी चीज़ें प्लांट सेल को काम करने के लिए चाहिए या उसके सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है, बहुत सारी चीज़ें डिज़ोल्व फॉर्म के अंदर, चाहे वो सोडियम आयंस हैं, चाहे वो शुगर मॉलिक्यूल्स हैं, चाहे वो आपके प्रोटीन के छोटे छोटे बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, वो सारी चीज़ें जो हैं वो साइटोप्लाज्म के अंदर पाई जाती हैं. And one more thing, the combination of nucleus and the cytoplasm is together called as a protoplasm. और जिन सेल्स के अंदर प्रोटोप्लाज्म होता है उन सेल्स को हम लिविंग सेल्स बोलते हैं, और जिन सेल्स के अंदर न्यूक्लियस नहीं होता है दे आर कॉल्ड एज द डेड सेल्स. जब हम टिश्यूज़ चैप्टर करेंगे तो हमें पता लगेगा कि जो सेल्स हैं वो डेड है या लिविंग है. This is all that we will be doing in this lecture. In the next and the final lecture, we will be doing or studying the different cell organelles. Thank you.